अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है जी, फ्लूइड डायनामिक्स। और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। और एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी हमारे पास टॉरिस-एलिस थ्योरम। ठीक है जी। टॉरिस-एलिस जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने हमें जो टॉर है, आप जानते हैं टॉर जो है वो हमारे पास यूनिट है प्रेशर का। प्रेशर के बारे में भी जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था, और इसने जो है वो हमें थ्योरम दिया जो हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताता है। पहली बात तो ये इफ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई टैंक है, ठीक है, और इसमें कोई फ्लूइड या वाटर आपने फिल किया हुआ है और इसमें कोई ऑरिफिस है या होल है, तो उस होल से वो फ्लूइड या वाटर जो है वो उससे इजेक्ट हो रहा है। तो इजेक्टेड फ्लूइड थ्रू सम ऑरिफिस, या आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ इजेक्टेड फ्लूइड थ्रू सम ऑरिफिस और होल इज कॉल्ड इफ्लक्स। तो ये जो टॉरिस-एलिस थ्योरम है ये हमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताता है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। आपने अक्सर ये देखा होगा, नॉर्मली जो हमारे घरों में कूलर्स वगैरह होते हैं पानी पीने के लिए जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो टूटी लगी हुई होती है, जो उनकी नोज़ल होती है, ठीक है जी, वो आपने देखा है कि वो बॉटम के नियर होती है। ठीक है, वो बॉटम के नियर क्यों रखी जाती है? ताकि स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज़्यादा हो, यानी कि जो फ्लूइड इजेक्ट हो रहा है उस ऑरिफिस से, उस होल से, उसकी स्पीड ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस करना है, हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखना है, तो चीज़ों को लिंक करके चलेंगे। ठीक है जी। टॉपिक जो है लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इससे MCQs आते हैं अक्सर पेपर में, और ये शॉर्ट में भी डिस्कस किया जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी टॉरिस-एलिस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, मैंने इधर एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ अ बर्नौली इक्वेशन विद सर्टेन एजम्पशन। स्टूडेंट्स, जब मैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को यूज़ करूंगा और उसमें हम सर्टेन एजम्पशंस यूज़ करके स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? टॉरिस-एलिस थ्योरम जो है, टॉरिस-एलिस ये कहता है द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है जी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है जी। अब आपको पता चल जाएगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, कि भाई किसी ऑरिफिस या किसी होल से जो फ्लूइड जो है वो बह रहा है, निकल रहा है, उसकी स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड वेलोसिटी गेन करे फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से? h1 माइनस h2। ये यहाँ से देखें h1 माइनस h2, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे आता है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दोबारा सुने, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स v2 है, जिसे आज हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। ये रिलेशन अभी मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है। कंसीडर अ लार्ज टैंक, एक हमारे पास लार्ज टैंक है जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ऑफ फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड है, लेट से वाटर है, हैविंग स्मॉल होल ए शोन इन फिगर। ये देख रहे हैं जी ए, ये एक स्मॉल होल है जो ऑरिफिस हमने इसमें किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो फ्लूइड इजेक्ट हो रहा है उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वो v2 है। और ये जो टैंक का अपर पोर्शन है, यहाँ पर जो स्पीड है फ्लूइड की, ठीक है, जो कि ये डायरेक्शन होगी उसकी डाउनवर्ड, वो कितनी है? v1। ये जो ऑरिफिस है इसका जो एरिया है बच्चों वो कितना है? a2। और ये जो हमारे पास टैंक है इसका जो अपर पोर्शन का एरिया है वो कितना है? a1। अच्छा, अब ये जो टैंक है इसके लोअर एंड से इसके अपर एंड तक जो हाइट है वो है h1। ये ज़रा फोकस रखना है। ठीक है, और ऑरिफिस या होल से लेकर बॉटम तक, जो टैंक का बॉटम है वो जो हाइट है वो है h2। तो बताएं ये हाइट कितनी होगी? ये होगी, भाई ज़ाहिर सी बात है, h1 माइनस h2, तो ये रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा। तो जो हाइट ऑफ अ टैंक होगी फ्रॉम अपर एंड ऑफ अ टैंक टू द ऑरिफिस, वो कितनी होगी? h1 माइनस h2। तो ये याद रखना है, h1 माइनस h2। अभी हम देखेंगे इक्वेशन में कि इसी फैक्टर पर ये जो v2 है ये डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी जी, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यही हमने डिस्कस किया था ना। तो देखें P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने एज इट इज लिख ली, नाम दे दिया 1। तो स्टूडेंट्स अब हमने हेल्प लेनी है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो हमने ये पढ़ा है फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं A1 को इधर डिवाइड कर दूँ तो V1 आ जाएगा A2 V2 ओवर A1। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इधर मैंने लिखा है A1 ग्रेटर देन A2। A1 जो है वो वेरी वेरी लार्ज A2 से। क्यों भाई? ये जो ऑरिफिस थी, होल था, इसका एरिया कितना था A2, जबकि जो टैंक है इसका जो अपर पोर्शन है इसका कितना एरिया A1। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा कम है, ये एरिया बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा। तो A1 बहुत बड़ा है A2 से, इसका मतलब है कि A2 अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 0। तो अगर इस फैक्टर में यहाँ पर मैं इस A2 की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा फैक्टर 0 होगा। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 अप्रॉक्सीमेटली टू 0। ये रिजल्ट याद रखना है, V1 क्या होगा, 0। यही वो सर्टेन अजम्पशन है जो मैंने इधर लिखी। फिर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है जी, ये हर तरफ से हमारे अर्थ को जो है इक्वली लग रहा है, टॉप से बॉटम से लेफ्ट टू राइट से हर जगह से। तो P1 किसके बराबर होगा, P2 के, और वो बराबर होगा P के। तो ये कंडीशंस हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स P1 की जगह P आ गया प्लस V1 0 होगा तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, रो GH1 एज इट इज प्लस P2 की जगह P 1/2 रो V2 स्क्वायर आ गया जी प्लस रो GH2। अब इधर देखें P से P कैंसिल हो गया। ठीक है जी, मैंने लिखा बाय डिवाइडिंग रोज ऑन बोथ साइड, रो से डिवाइड करेंगे रो कट जाएगी, ये वाली रोज भी कैंसिल। तो इधर आएगा GH1 रिमेनिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। ठीक है जी, अब करना क्या है भाई, ये जो फैक्टर है हमारे पास इसको इधर ले जाएं। तो 1/2 V2 स्क्वायर एज इट इज, ये था GH1, जब इसे इधर लेकर जाएंगे तो बनेगा माइनस GH2। अब आप देखें कि यहाँ से G कॉमन आ रहा है, G कॉमन ले लिया और ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो V2 स्क्वायर आ गया 2GH1 माइनस H2। सो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो V2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2GH1 माइनस H2। यही थी वो स्पीड ऑफ फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट करनी थी। और आप देख सकते हैं इस फार्मूले से स्पीड ऑफ फ्लक्स 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक ग्रेविटी पर और दूसरा H1 माइनस H2 डिफरेंस पर। जितना ज़्यादा ये H1 H2 डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी। अगर मैं इसको बढ़ाकर यहाँ नीचे तक ले आता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैं यहाँ पर क्या है ऑरिफिस होल क्रिएट करूँगा तो स्पीड ऑफ फ्लक्स और ज़्यादा, और बॉटम पे सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी, और अगर टॉप पर ड्रा करूँगा तो स्पीड ऑफ फ्लक्स सबसे कम होगी। इसी वजह से जो हमारे कूलर्स होते हैं पानी पीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी टूटियाँ ऊपर नहीं लगा देते, वो कहाँ लगाते हैं, नीचे, ताकि जो है पानी इजीली हमें मिल जाए, स्पीड ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो। ठीक है, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर ये जो ऑरिफिस था इसको बच्चों कर दिया जाए, ज़रा बात गौर से सुननी है, क्लोज, इस ऑरिफिस को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने इसे कर दिया बंद, क्लोज। ठीक है, और हमने एक और ऑरिफिस बना लिया जिसमें हमने जो फ्लूइड स्पीड की डायरेक्शन है हमने उसकी नोजल अपवर्ड कर दी। पहले कहाँ था, डाउनवर्ड जा रहा था, अब अपवर्ड। अब देखिए जो इस टैंक से वाटर कम होगा तो ये हाइट है ना, तो हाइट की वजह से एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो ये जो फ्लूइड है नोजल में इसको गेन इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, फ्लूइड स्पीड बढ़ेगी। जब फ्लूइड स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ से जैसे फवारा नहीं चलता, पानी जो है वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो आपके बुक में लिखता है कि वो इस लेवल तक आएगा कि वो इस लेवल को क्या करे, ये जो टैंक का लेवल है इसको मैच करे। तो ये तो था आइडियल फ्लूइड के लिए, बट रेयर फ्लूइड हो हमारे पास, या अगर हम जो है एयर फ्रिक्शन को जो है वो इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो हम ये देखते हैं कि ये जो वाटर ऐसे आना तो यहाँ तक चाहिए था, इस टैंक लेवल तक, बट ये टैंक लेवल तक नहीं आता।
ठीक है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने जो है चैप्टर 4 में टॉपिक पढ़ा था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो तो था जब इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉल हम थ्रो करते थे। तो इस केस में होगा क्या कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, बट यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेज होंगे तो ये हाइट अटेन नहीं करेगा। बट आइडियली हम ये कह सकते हैं कि इस हाइट तक, ये जो इसमें से फवारा निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी वो इस टैंक लेवल तक जाएगी, ठीक है। तो हमने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर डिपेंड नहीं कर रही। पहले फ्लो की डायरेक्शन जब ऑरिफिस नीचे की तरफ था तो डाउनवर्ड था, हमने ऑरिफिस चेंज करके ऊपर किया था वो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स उसका इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। एक तो ये आपने बात याद रखनी है। दूसरी बात बच्चों, अगर मेरे पास एक बॉल हो, ये एक बॉल है और इस बॉल को हम फ्रीली फॉल करें, वो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी होगी, 0। अच्छा, और इस बॉल को मज़े की बात हम इतने डिफरेंस से थ्रो करें जितने डिफरेंस पर ये हाइट डिफरेंस है h1 माइनस h2, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, vf। तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी, कैसे होगी, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। देखिए इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर ही लिख रहा हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो 2a रिप्लेस होगा g से, s रिप्लेस होगा इस हाइट डिफरेंस h1 माइनस h2 से, और vf का स्क्वायर आ जाएगा vi, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से vf आ जाएगा अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। तो भाई ये तो ये रिजल्ट नहीं आ गया जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये तो हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है लीनियर मोशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की जब हम किसी बॉल या ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते थे, ठीक है। तो एक तो ये इसके साथ मैच कर गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक। दूसरा मैंने क्या रिजल्ट बताया कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बच्चों पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास एक जो है जी वाटर टैंक है, उसमें वाटर फिल है और उस वाटर टैंक की हाइट 10 मीटर है, और अगर उसके मिडल या सेंटर में ऑरिफिस या होल हो तो बताएं स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी। सिर्फ हमारे पास एक गिवन डाटा है, वो क्या है, हाइट ऑफ अ टैंक। लेकिन मज़े की बात, इस प्रॉब्लम में उसने ये बताया कि ऑरिफिस जो है वो कहाँ पर है, सेंटर में, सेंटर ऑफ अ टैंक, मिडल ऑफ द टैंक। तो अगर ये हाइट h है और ऑरिफिस सेंटर में है तो आपसे भी पूछे कि भाई ये जो डिफरेंस है h1 माइनस h2 डिफरेंस, ठीक है, ये हमारे पास कितना होगा। भाई ये जितना देखें h1 माइनस h2 जितना ये होगा यही h1 माइनस h2, एक ही बात है, ये डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस क्यों, क्योंकि ऑरिफिस सेंटर में है। तो 10 का हाफ कितना होता है, 5, कितना होता है 5, तो भाई ये भी 5 होगा, ये वाला भी कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ था h1 माइनस h2 डिफरेंस 5, तो ये भी 5 है। तो ये जो फार्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2, अब हमें यहाँ तो पता चल गया कि अंडर रूट 2 तो 2 ही रहा, g हमें पता है 10 होता है, और h1 माइनस h2 हाइट ऑफ अ टैंक थी 10, तो मिडल में ऑरिफिस या होल था, तो ये जो है h1 माइनस h2 आ गया 5। जब 5 आया तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कोई अगर डायग्राम आ जाती है पेपर में, डायग्राम फॉर एग्जांपल कैसे आ सकती है जी, डायग्राम ऐसे आ सकती है कि वो आपको कहे कि भाई ये एक टैंक है, ठीक है जी, इस टैंक में जो है डिफरेंट ऑरिफिस है, एक ऑरिफिस एक्स है लेट से, एक वाई है और एक जेड है। मुझे बताएं इसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो देखें बड़ा ही आसान सा जो है इसका आंसर है, आपने देखना है जहाँ पर h1 माइनस h2 डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज़्यादा होगी। इस डायग्राम से देखें h1 माइनस h2 ये है, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ों में एक और शॉर्टकट तरीका से याद रखने का, जहाँ पर जो नोज़ल है ऑरिफिस, बॉटम के ऑरिफिस जितना करीब होगी ना, बॉटम के, दोबारा सुन लें, बॉटम के ऑरिफिस जितना करीब होगी उतना स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज़्यादा होगी।
तो इस केस में ये ज़्यादा होगी, इधर ज़्यादा होगी, इधर ज़्यादा होगी। तो भाई ज़ाहिर सी बात है बॉटम के कौन सी ऑरिफिस करीब है? मैंने कहा था ये एक्स है, ये वाई है लेट से, और ये जी है। तो जी वाली सबसे ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से जो है वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स सबसे ज़्यादा होगी, वाई वाले पे थोड़ी सी कम, और एक्स वाले पे जो है वो तो फिर ना होने के बराबर ही होगी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इस लेक्चर के। स्टिल अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।